नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 में आज के टॉपिक में हम संस्थागत वित्त एवं विनियोजन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंत में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह भी डिस्कस करेंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं, वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी आपको मिलेगा, तो सिर्फ 149 रुपये में अभी ऑफर चल रहा है। अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन से आप परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 6 है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम कुछ मुख्य बिंदु पर डिस्कस करेंगे और इन जो मुख्य बिंदु है उसको हम और डिटेल से जानेंगे। तो पहला पॉइंट है, वर्ष 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद में जो बैंकिंग क्षेत्र का योगदान है वो अनुमानित कितना बताया गया है। तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जो बैंकिंग क्षेत्र का योगदान है वो 8,71,619 लाख रुपए बताया गया है। राज्य में जो बैंकिंग गतिविधियां हैं जून 2022 की स्थिति में बताया गया है कि राज्य में टोटल 47 बैंक है और इन बैंकों की 3,223 शाखाएं। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, 47 बैंक और शाखाएं 32 और 23। इसी 32 को उल्टा कर देना, 2 3 3 2 2 3 32 23 और इसमें 10 और जोड़ देंगे तो टोटल एटीएम की संख्या निकल जाएगा 32 33। ठीक है, तो राज्य में बैंकों की संख्या 47, शाखा जो है वो 32 23 और एटीएम की संख्या जितनी शाखा है उससे 10 एक्स्ट्रा याद रख लेना, 32 33 है ना। कुल जमा है इन बैंकों में आपका 2 14 4 24 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अगर हम देखें तो इसमें वृद्धि देखी गई 11.84%। जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा वो चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, इसको याद रखना, तो वहाँ पे और अच्छे से आप ध्यान देना। प्राथमिकता क्षेत्र में आवंटित ऋण, ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। प्राथमिकता क्षेत्र में कितने ऋण आवंटित किए गए हैं उसका जो परसेंटेज ग्रोथ है वो पूछा जाता है। तो प्राथमिकता क्षेत्र में आवंटित ऋण में जो वृद्धि देखा गया है 2021 की तुलना 2022 में, वो 22.81% की वृद्धि देखी गई है। उसी तरीके से महिलाओं को आवंटित ऋण में 16.45% की वृद्धि देखी गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका जो आरंभ है वो कब हुआ था, 28 अगस्त 2014 को, और इकोनॉमिक सर्वे में 28/12/2022 तक की स्थिति में बताया गया है कि राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में आपका इतना खाता है, लगभग 47 करोड़ के आसपास है ना, 47,83,93,632 खाते हैं। ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत नाबार्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को 2021-22 के दौरान 1641 करोड़ की जो राशि है वो स्वीकृत की गई। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड के द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है, 1641 करोड़। वर्तमान में प्रदेश में कुल 2058 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां कार्यरत है। ये डेटा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। प्राथमिक कृषि साख समितियों की जो कुल संख्या है वो पूछ लिया जाता है, कितना है, 2058, 2058 ऐसे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। प्रदेश में स्थित 4 सहकारी शक्कर कारखाने, जो देखिए प्रदेश में 4 सहकारी शक्कर कारखाने हैं। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि उन चारों का क्या नाम है और उन चारों की जो पेराई क्षमता है वो कितनी है, कब कब ये स्थापित की गई। अब यहाँ पे वन लाइनर की तरह आपको ये याद रखना है कि इन चारों को मिलाकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में गन्ना खरीदकर शक्कर का जो उत्पादन किया है इन चारों कारखानों में, तो टोटल जो छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर का उत्पादन हुआ है इन चारों कारखाने में वो है आपका 1,10,551 क्विंटल। थोड़ा सा याद रख सकते हैं, 1,10,451 क्विंटल शक्कर का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में इन चारों सहकारी शक्कर कारखानों से हुआ है। फिर अगला टॉपिक है वित्तीय क्षेत्र एवं आर्थिक स्थिति। जैसे हमने देखा था सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी, तो बैंकिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी को और हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। टोटल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बैंकिंग क्षेत्र का जो हिस्सा है वो है 8,81,146। इसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो 3.23%, जो कि थोड़ा सा इसके कंपेयर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी पूछा भी जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो परसेंटेज में ही पूछा जा सकता है। तो
0.23% यहाँ पे आप देखेंगे 2022-23 के लिए दिया गया है, ठीक है। और पिछले साल की अपेक्षा जो वृद्धि है वो 4.96% बताया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में बैंकिंग गतिविधियां जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। जैसे हम देखेंगे कि जून 2022 की स्थिति में जो जमा राशि थी जो आपका इतना था 214,424, जो कि जून 2021 की तुलना में 11.84% अधिक है। जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा वो आप ध्यान देना। जून 2022 की स्थिति में प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम, अब ये प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम जिसको हम मुख्य बिंदु में पढ़ें ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें 23.81% का जो है ग्रोथ देखा गया और कृषि क्षेत्र में अग्रिम में जो वृद्धि हुई है वो 20.06% की वृद्धि हुई। तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम में कितना 23.81% की वृद्धि देखी गई और कृषि क्षेत्र अग्रिम में 20.06% की वृद्धि देखी गई। इन दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है राज्य में बैंकों की प्रगति। तो हमने देखा कि बैंकों की जो संख्या वो 47, शाखाओं की संख्या वो 32-23 और एटीएम की संख्या वो 32-33। अब यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेलिंग बताया गया है कि जो कुल जमा है वो कितना है, कुल अग्रिम है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कुल जमा और कुल अग्रिम, अग्रिम मतलब जो है ऋण, इन दोनों का अनुपात निकाला गया है, साख जमा अनुपात का प्रतिशत। तो ये आप हल्का ध्यान में रख सकते हैं कि कितना है 69.29%। और यहाँ पे प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम जैसा कि हमने पहले ही देखा है 23.81% की जो वृद्धि देखी गई, कृषि में अग्रिम में 20.06% की वृद्धि देखी गई और लघु उद्योगों में अग्रिम में आपका 30.39% की वृद्धि देखी गई। तो कुछ ये एक दो ऐसे पॉइंट है जिसको आप और एक्स्ट्रा ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ये जो डेटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकों की जो संख्या है वो 47 है, शाखाओं की संख्या वो 3223 है और एटीएम की संख्या जो है 3233 है। फिर अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कब आरंभ हुआ ये ध्यान में रखेंगे, 28 अगस्त 2014 को। उद्देश्य क्या था, हर घर बैंकिंग सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, मतलब घर घर में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। लाभार्थियों को क्या फ़ायदा मिलता है, लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक रुपए डेबिट कार्ड होने पर दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत रुपए डेबिट कार्ड मिलता है। डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड जहाँ पे ऐसे रुपए लिखा होता है ना। जो डेबिट कार्ड है वो अलग अलग तरीके का होता है, जैसे वीज़ा का डेबिट कार्ड आप देखेंगे, मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड देखेंगे। तो ये वीज़ा मास्टर कार्ड वो है अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड है और रुपए डेबिट कार्ड भारत का स्वयं का डेबिट कार्ड है। तो लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक का डेबिट कार्ड, रुपए वाला डेबिट कार्ड होने पर दुर्घटना बीमा कवर मिलता है और 30,000 रुपये का एक्स्ट्रा जीवन बीमा कवर उन लोगों को मिलेगा जो 15/8/14 से 26/1/15 के बीच में पहली बार बैंक खाता खोले हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो हल्का सा ध्यान रखने लायक है कि 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर इसमें मिलता है। क्यों, अगर रुपए डेबिट कार्ड है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत तो अगला है रुपए डेबिट कार्ड। रुपए डेबिट कार्ड को हम समझेंगे मई 2014 को इसको लाया गया। 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा रुपए डेबिट कार्ड को लाया गया। ये नई भुगतान योजना नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नियोजित है। सभी बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। यह बैंकों को कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतान सुविधा देता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कार्ड पर निर्भरता कम होती है। जैसे मैंने आपको बताया वीज़ा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ये सब अंतर्राष्ट्रीय कार्ड है। तो इसलिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय कार्ड में निर्भरता कम हो सके, अपना एक इंडियन कार्ड रुपए डेबिट कार्ड लाया गया। तो 15/1/2022 की स्थिति में यहाँ पे बताया गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने खाते हैं, रुपए कार्ड कितने जारी किए गए हैं। तो 47.83 करोड़ आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते की संख्या है और रुपए कार्ड की जो जारी संख्या वो है 32.52 करोड़। फिर अगला योजना है मुद्रा योजना। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, ये है MUDRA। तो M से माइक्रो, U से यूनिट्स, D से डेवलपमेंट और R से आपका रीफाइनेंस और A से एजेंसी है ना। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस
एजेंसी मुद्रा योजना का नाम है, जो कि 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। इस योजना को क्यों लाया गया? ताकि छोटे जो उद्यमी हैं एवं जो दुकानदार हैं उनको ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, छोटे मोटे दुकानदारों उद्यमी को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना लाया गया है। इस योजना के 3 चरण हैं। ठीक है, ऋण को 3 चरणों में दिया जाता है। पहला है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। कैसे याद रखेंगे? शिशु के बाद जैसे जवान अवस्था को क्या बोलते हैं? किशोर। उसके बाद शिशु के बाद एक किशोर अवस्था होता है, उसके बाद तरुण अवस्था आता है। तो अगर आपको शुद्ध हिंदी में कभी कभी कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि तरुण पहले किशोर पहले, ऐसा कुछ। शिशु को तो आपको सबसे पहला सबको पता चल जाएगा शिशु, लेकिन किशोर और तरुण में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है। जिनकी हिंदी अच्छी हो तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो गया तो आप कैसे याद रखेंगे? शिशु, किशोर, तरुण। तो SKT ऐसे याद रखना है, SKT। तो शिशु ऋण योजना के तहत 50,000 तक का ऋण का प्रावधान है। शिशु योजना के तहत 50,000 तक का ऋण का प्रावधान है। किशोर ऋण योजना के तहत 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। और तरुण ऋण योजना के तहत अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच का ऋण चाहिए तो तरुण ऋण योजना के तहत दिया जाता है। अगला टॉपिक है विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। तो सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 को भारत सरकार द्वारा 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को लाया गया। ये जो 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, जो वर्तमान में संख्या यहाँ पे दिया गया है। आगे इनके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है इसमें क्या याद रखना है कि 18 से 50 वर्ष के किसी भी व्यक्ति द्वारा इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। न्यूनतम वार्षिक किस्त जो होती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वो 330 रुपये होती है। इसमें लाभ क्या मिलता है? अगर दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त होती है। फिर अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये इसी का एक पार्ट है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत क्या होता है? यह 1 वर्ष की एक नवीनीकरण योजना है जो दुर्घटना से हुई मृत्यु या फिर सविकलांगता के लिए प्रस्तावित की गई है। इसमें 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जो है प्रावधान है और स्थायी या फिर आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए का जो है अलग से प्राप्त होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। फिर अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। ये जो योजना है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक भाग है जो कि 22 जनवरी 2015 को आरंभ हुआ था। इस योजना में निवेश करने पर 9.2 वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होता है। मतलब जो भी आप जमा करेंगे 9.2% की दर से उसका आपको ब्याज मिलता है। यहाँ पे जैसे डिटेल में लिखा गया था आर्थिक संरक्षण के जो PDF है उसका स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया है। इसमें क्या लिखा था? इस योजना में निवेश करने पर 9.1% की वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होता है और वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु यह दर बढ़ाकर 9.2% कर दी गई है। तो 15-16 से जो 9.1% दर था वो 9.2% किया गया है, ऐसा लिखा गया है। और साथ साथ आगे क्या लिखा था कि ये योजना में प्रस्तावित जो ब्याज दर है वो परिवर्तित की जा सकती है और प्रतिवर्ष संयोजित की जाएगी, है ना। तो इसके अलावा और डिटेल तो नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि 9.2 वार्षिक दर प्राप्त होता है। पहले 9.1 था और 2015-16 में 9.2 किया गया। उसके बाद से कोई डेटा नहीं है इसमें, तो 9.2 ही होना चाहिए। फिर अगला है अटल पेंशन योजना। यह योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रति माह कम अंशदान पर पेंशन का लाभ लेने की एक योजना है। अटल पेंशन योजना मतलब प्रति माह कम अंशदान पर पेंशन इसमें लिया जा सकता है। अब इसमें ऐसा नहीं कि हर कोई ले सकता है, कैटेगरी है, आगे देखेंगे क्या क्या है। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए 1,000 से लेकर 5,000 तक का व्यय करके इसको चुन सकता है ना। निजी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं वो अगर कोई फिक्स पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो 1,000 से 5,000 रुपये राशि देकर इससे जुड़ सकते हैं। लाभ क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी या फिर जो भी नामित व्यक्ति होगा पेंशन एवं संचित निधि का दावा कर सकता है। जो भी पेंशन या संचित निधि उसको मिलना होगा वो दावा कर सकता है। पात्रता क्या है? यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लोगों के लिए है जो करदाताओं की श्रेणी में नहीं आते। यह योजना समाज के उन लोगों को जोड़ने के लिए, जैसे सुरक्षा गार्ड हो गया, वाहन चालक हो गया, घरेलू कार्य में सहायता देने वाली जो रोज़मर्रा काम करने वाले लोग होते हैं घरेलू कार्य में,
उन सब लोगों के लिए है ये, है ना, मतलब निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए पेंशन की योजना है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। 1000 से 5000 रुपये व्यय कर इस योजना से जुड़ सकते हैं और लाभ क्या मिलता है, मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को पेंशन या फिर संचित निधि मिलता है। फिर अगला है पेंशन योजना। पेंशन योजना, पेंशन योजना क्या है, सेवानिवृत्ति के पश्चात जैसे रिटायरमेंट के पश्चात इसको लाभ लिया जा सकता है। पेंशन योजना इसमें क्या होता है, जो धारा 80 CCD के अंतर्गत टैक्स में लाभ मिलता है उसके लिए, मतलब 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है, पेंशन योजना जिसका नाम है, और ये रिटायरमेंट के पश्चात इसका लाभ लिया जा सकता है। फिर अगला है ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि। इस निधि के अंतर्गत नाबार्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को 2021-22 के दौरान कुल 1441 करोड़ ऋण की राशि स्वीकृत की गई। अब इसमें और डिटेल से बताया गया कि अलग अलग जो राशि वो क्यों क्यों दिया गया, लेकिन आप सिर्फ ये ध्यान रख सकते हैं कि नाबार्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को कितनी राशि स्वीकृत हुई है, 1641 करोड़ ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत। फिर मार्केटफेड को भी सहायता दिया नाबार्ड ने, तो उसको भी हम देख लेते हैं। नाबार्ड के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान धान की अधिप्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ मार्केटफेड को 5500 रुपये का ऋण दिया गया था, और यहाँ पे उसके आगे और खरीफ मौसम 2022-23 हेतु भी याद रख सकते हैं। तो लेटेस्ट डेटा जो है खरीफ विपणन मौसम 22-23 के लिए ये 21-22 में 5500 करोड़ दिया था, और जो 22-23 के लिए कितना दिया है, धान अधिप्राप्ति के लिए 6000 करोड़ की जो ऋण सहायता राशि वो स्वीकृत की गई है। तो 6000 करोड़ वाला जो डेटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला टॉपिक है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम। नाबार्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ में 2021-22 के अंत तक आपका 2,99,366 समूहों का गठन किया गया। तो 2.99 लाख समूहों का गठन नाबार्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 के अंत तक किया गया। कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, 2.99 लाख, बस इतना ही यहाँ पे ध्यान रखने लायक है। अगला है स्वयं सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति। तो यहाँ पे बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्वयं सहायता समूह के लिए डिजिटाइजेशन के लिए कोई जो नया एक नाम है वो क्या नाम से है, या फिर डिजिटाइजेशन के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ऐसा क्वेश्चन आया तो याद रख सकते हैं ई शक्ति। ठीक है, 15 मार्च 2015 को स्वयं सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो बस ये याद रख लेना, ई शक्ति कार्यक्रम क्या है, स्वयं सहायता समूह के डिजिटाइजेशन करने के लिए। डिजिटाइजेशन मतलब ऑनलाइन जो भी स्वयं सहायता समूह के लेखा है उसको देख सकते हैं। इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, पारदर्शिता हो जाएगा, और डिजिटल करने से घर बैठे कहीं पे भी उन चीज़ों को देखा जा सकता है, डिटेलिंग। अगला है जलवायु परिवर्तन टॉपिक। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में महानदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ साथ जो भी डुबान क्षेत्र है उसमें क्या क्या काम किया जा सकता है वहाँ पे हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड एकमात्र राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तावित परियोजना छत्तीसगढ़ में महानदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ साथ डुबान भूमि में जलवायु अनुकूलन को नाबार्ड के प्रयासों से मंजूरी मिली है। मतलब महानदी जलग्रहण के क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी डुबान क्षेत्र है वहाँ के जो जलवायु में जो दिक्कत हुआ है उसको फिर से मैनेज करने के लिए नाबार्ड ने जो है जिम्मा उठाया है, और इसके लिए किन किन जिलों का चयन किया गया है, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार। इन जिलों के जलवायु अनुकूलन हेतु जो नाबार्ड है वो काम करेगा, और इनके आसपास जो निवास करने वाले जितने भी जनता हैं उनके अनुकूलन क्षमता होगी या फिर परिस्थिति को यथासंभव पूर्ण बहाल करने हेतु फिर से काम किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा, है ना। फिर अगला है वाटर सेट कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्र में जल समस्या के निवारण के लिए वाटर सेट कार्यक्रम लाया गया। तो नाबार्ड के इस वाटर सेट योजना के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों में, याद रखेंगे 19 जिलों में संचयी रूप से 67 वाटर सेट परियोजना हेतु स्वीकृति मिली है, जिसके लिए 66.34 करोड़ का राशि स्वीकृत हुआ है।
तो यहाँ पे क्या ध्यान रखने लायक है, वाटर सेट विकास कार्यक्रम क्यों है, जल की समस्या के निराकरण हेतु, कौन से क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के जल समस्या के निवारण हेतु। और नाबार्ड के इस कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के 19 जिलों का चयन किया गया है, जहाँ पे 67 वाटर सेट परियोजना हेतु स्वीकृति मिली है। अगला टॉपिक है कृषक क्लब और कृषक उत्पादन संगठन। नवंबर 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में टोटल 700 कृषक क्लब जो है कार्यरत है, यहाँ पे बताया गया। तो बस इतना ध्यान में रख सकते हैं, कृषक क्लब की संख्या छत्तीसगढ़ में 700। फिर अगला है सहकारिता। सहकारिता टॉपिक हमने अच्छे से वैसे ऑलरेडी पढ़ लिया। सहकारिता क्या होता है? सहकारिता वास्तव में लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा रूप है जो पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्थाओं और सरकार सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है। देखिए, सहकारिता का मतलब सरकारी नहीं होता, ना ही ये निजी होता है ना। सहकारिता एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें समान उद्देश्य के लिए लोग एकत्र होकर आपस में परस्पर सहयोग करते हैं। तो जो भी बैंकिंग संस्थाएं होती है, फिर सहकारी बैंकिंग संस्थाएं, सहकारी जो भी संस्थाएं होती हैं, उसका जो मालिक होता है परस्पर जितने व्यक्ति मिलकर बनाते हैं वो सब होते हैं, तो वो कहलाता है ऐसे संस्था सहकारी। इसमें क्या हम पढ़ेंगे? पहला टॉपिक अल्पकालीन साख संरचना। साख मतलब होता है ऋण, अल्पकालीन मतलब होता है, देखिए जो साख संरचना है वो अल्पकालीन, मध्यकालीन या दीर्घकालीन इस तरीके से होता है। तो अल्पकालीन साख मतलब 15 महीने के लिए जो उधारी दिया जाता है तो उसको अल्पकालीन साख कहते हैं। सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। क्यों? ताकि रासायनिक खाद ले सके, कीटनाशक ले सके, कृषि यंत्र ले सके, उन्नत बीज का जो वितरण किया जा सके, और जो भी कृषि उपज विपणन एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए आपका सहकारी बैंक जो है प्राथमिक कृषि साख समितियों से जुड़ा हुआ होता है। अब इनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे टोटल राज्य में जो सहकारी बैंक हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक जिसको अपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में डिटेल बताया गया है। और ये जो टोटल संख्या बताया गया वो क्या चीज़ है? कुल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि सहकारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या आपको याद रखना है 2058। छत्तीसगढ़ में टोटल इतना सहकारी समिति है। तो यहाँ पे रायपुर क्षेत्र में, दुर्ग क्षेत्र में, बिलासपुर क्षेत्र में, अंबिकापुर क्षेत्र में, जगदलपुर क्षेत्र में, राजनांदगांव क्षेत्र में कितना कितना जो है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है वो बताया गया है। लेकिन आपको ओवरऑल ध्यान में रखना है, टोटल जो कुल है छत्तीसगढ़ में है वो 2058। इससे ज़्यादा क्या ध्यान में रख सकते हैं कि अलग अलग जैसे क्षेत्र संभाग के हिसाब से बताया गया है। तो रायपुर संभाग में सबसे ज़्यादा है 550। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अल्पकालीन कृषि साख संरचना को हम समझते हैं। अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को ऋण दिया जाता है, और जो ऋण दिया जा रहा है वो 0% की ब्याज में दिया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा कृषकों के आर्थिक हितों के संवर्धन हेतु कृषि ऋणों के ब्याज दर में लगातार कमी आई है। अगर हम देखें तो 2004-05 से शुरू हुआ था 9% की ब्याज दर से, फिर 7, 6, 3, 1, अब जो है 2014 से तो एकदम 0% पे ब्याज दिया जा रहा है। एग्जैक्ट डेट अगर मैं बताऊं तो 1 अप्रैल 2014 से राज्य में अल्पकालीन जो कृषि साख ऋण दिया जाता है वो 0% पर दिया जाता है। फिर अगला है ऋण व्यवसाय। प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियां संचालित हैं। इन समितियों में 29.5 लाख कृषक सदस्य हैं। याद रखेंगे 29.05 लाख, 29.5 नहीं है, 29.05 लाख है कृषक सदस्य हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को अलग अलग दर पर जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो कि निम्नानुसार है। पहला है अल्पकालीन कृषि ऋण। तो जहाँ पे आप कृषि ऋण देखेंगे समझ जाएंगे 0% ब्याज दर पर दिया जाता है। ठीक है, कृषकों को अल्पकालिक कृषि प्रयोजन हेतु दिए जाने वाला जो ऋण है वो ब्याज मुक्त है 0% पर। और अल्पकालिक मतलब मैंने आपको बताया कि 15 महीने तक का जो काल होता है उसको अल्पकालीन ऋण के हिसाब से देखा जाता है। फिर दूसरा है गौ पालन हेतु ऋण। तो यहाँ पे बस एक्स्ट्रा क्या याद रख लेंगे, परंपरागत गौ पालन हेतु जो ऋण दिया जाता है 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है, उसमें 1% का ब्याज लिया जाता है, और 2 लाख से अधिक हो जाता है, मैक्सिमम होता है अमाउंट 3 लाख, तो वहाँ पे 3% का ब्याज लिया जाता है। बाकी आपका जो मत्स्य पालन हो गया, उद्यानिकी कार्य हेतु हो गया, या फिर लाख पालन हो गया,
इनके लिए जितना भी ऋण दिया जाता है उसमें 0% का ब्याज लगता है। यहाँ पे सब में यही लिखा है। अल्पकालीन कृषि ऋण हो गया, या फिर मत्स्य पालन, उद्यानिकी, या फिर लाख पालन, इन सब के लिए जो है वो जो ब्याज लगेगा वो 0%। केवल गौ पालन हेतु जो है वहाँ पे 1% का ब्याज दर है 2 लाख तक का। और अगर 2 लाख से अधिक लेना है और मैक्सिमम 3 लाख तक आप ले सकते हैं, तो 2 से 3 लाख के लिए जो ब्याज लगेगा वो 3% का लगेगा। कृषकों को जो अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है वो कब से दिया जा रहा है? 1/4/2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया जा रहा है। तो ये डेट याद रख सकते हैं, 1 अप्रैल 2014, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे कृषकों को जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है उसका और डिटेलिंग बताया गया है। वर्ष 2022-23 के अनुसार ऋण कितने वितरण किया गया, कितने कृषकों को लाभ मिला, तो 14.04 लाख कृषकों को लाभ मिला और पूर्ति का जो परसेंटेज है 95.92%। फिर अगला है धान उपार्जन। राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर, जिसको हम मार्कफेड भी कहते हैं, इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से, जहाँ पे 2311 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से उपार्जन का कार्य किया जाता है। ठीक है, कितने उपार्जन केंद्र हैं? 2311। और प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, 2058, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट याद रखना। तो इतने प्राथमिक कृषि साख समितियों के 2311 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से राज्य में धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। और जो सभी धान उपार्जन का केंद्र है वो कंप्यूटराइज्ड है। धान उपार्जन केंद्र मतलब जहाँ से धान का खरीदी किया जाता है राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पे 2021-22 का डेटा ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर कितने धान की खरीदी हुई। तो यहाँ पे 97.99 लाख टन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर अगला है प्रदेश में स्थापित सहकारी शक्कर कारखाने। तो हमने मुख्य पॉइंट में ही पढ़ लिया था कि राज्य में 4 सहकारी शक्कर कारखाने हैं। कहाँ कहाँ पर? आपका पहला है भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना, जो कि कवर्धा है, ग्राम रामेपुर में। दूसरा है माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, ये सूरजपुर में है, ग्राम केरता में। और तीसरा है दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना, सहकारी शक्कर कारखाना, ये बालोद में है, ग्राम करकाभाट में। और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, ये है आपका कबीरधाम पंडरिया में। भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना जो है, इसका उत्पादन जो प्रारंभ वर्ष है 2002-03 है। उसी तरह माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना का 9-10 और दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना का भी 9-10 है। और सबसे नवीनतम है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, जो कबीरधाम में 2016-17। और इसमें सबसे ज़्यादा पेराई क्षमता है भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना, जो कि कवर्धा में, इसका जो पेराई क्षमता है सबसे ज़्यादा है। कितना है? 3500 TCD, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। और सबसे कम बालोद में जो है सहकारी शक्कर कारखाना, इसकी पेराई क्षमता सबसे कम है। बाकी इन दोनों का 2500 ऐसे याद रख लेना। अगला टॉपिक है इथेनॉल प्लांट की स्थापना। इन शक्कर कारखानों में इथेनॉल प्लांट की भी स्थापना की गई। तो कहाँ कहाँ पे इथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है और कहाँ कहाँ पे प्रस्तावित है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। भोरम देव सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना कवर्धा में, क्षमता भी याद रखेंगे, 80 KLPD क्षमता के इथेनॉल प्लांट। ये इथेनॉल प्लांट है जो PPP के हिसाब से स्थापित किया जाएगा। PPP मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इससे स्थापित करने के लिए स्वीकृत है। वर्तमान में प्लांट कार्य जो है वो प्रगति पर है। तो याद रखेंगे क्षमता, पहले इसमें 40 KLPD के हिसाब से बताया गया था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 80 KLPD क्षमता के इथेनॉल पावर प्लांट लगाने की बात कही गई और इसकी स्थापना के जो कार्य वो प्रगति पर है। दूसरा है माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना अंबिकापुर अंबिकापुर ग्राम खीरता, जो कि सूरजपुर में है। यह यहाँ पे जो है इथेनॉल प्लांट बनाने के लिए भी कार्य प्रगति पर है, जो कि इसकी क्षमता वो है 20 KLPD। आगे देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम में जो है, यहाँ पे 14 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया गया है। कितने मेगावाट का पावर प्लांट? 14 मेगावाट का।
फिर आगे है माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना अंबिकापुर ग्राम खेरता जिला सूरजपुर में 6 मेगावाट पावर टरबाइन स्थापित है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट है जिसको आप याद रख सकते हैं। तो आज की क्लास में थ्योरी में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह डिस्कस करते हैं। अगर आप थ्योरी के बाद जितने एमसीक्यूज़ भी मैंने पढ़ाया सिर्फ उस एमसीक्यूज़ का रिवीजन करेंगे तो आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा। पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितने बैंक हैं। तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में टोटल 47 बैंक अभी स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बैंकों की जो कुल शाखाएँ हैं वो है आपका 32-23, है ना। इसी में 10 जोड़ देंगे तो एटीएम की संख्या निकल जाता है 32-33। प्राथमिकता क्षेत्र में आवंटित ऋण में पिछले वर्ष की अपेक्षा जून 2022 में कितने % की वृद्धि देखी गई, ऐसा पूछा जाए तो 23.81%। और अगर कृषि क्षेत्र में क्रेडिट की वृद्धि की बात की जाए तो 20.06%। अगला है ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि अंतर्गत नाबार्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को 2021-22 के दौरान कुल, यहाँ पे गलती से आंसर टाइप हो गया, कितने करोड़ की ऋण स्वीकृत की गई है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, आंसर है 1641 करोड़। वर्तमान में प्रदेश में कुल कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ कार्यरत है। सबसे इम्पोर्टेंट 2058, ऑप्शन ए। वर्ष 2022-23 में राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत बताई गई है। बैंकिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी 3.23, 3 बीच में 2, 3.23। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आरंभ की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल एटीएम की संख्या देखिए, शाखाओं की संख्या 32-23, इसमें 10 जोड़ देना 32 के बाद आता है 33, ये है एटीएम की संख्या। रुपे कार्ड कब आरंभ किया गया था। रुपे कार्ड आरंभ किया गया था 8 मई 2014 को, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कार्डों पर जो निर्भरता है वो कम हो सके। मुद्रा, इस जो योजना है मुद्रा योजना, इसका आरंभ कब हुआ। मुद्रा योजना का आरंभ हुआ 8 अप्रैल 2015 को, और इस योजना के अंतर्गत 3 चरण में ऋण दिया जाता है। पहला है शिशु के बाद आता है आपका किशोर, और तीसरा है आपका तरुण, है ना। शिशु ऋण योजना, किशोर ऋण योजना और तरुण ऋण योजना। शिशु ऋण योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए तक ऋण का प्रावधान है। तो 50,000 रुपये तक ऋण का प्रावधान शिशु ऋण योजना के अंतर्गत मिलता है। उसी तरीके से किशोर ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 से लेकर 5 लाख तक के ऋण का प्रावधान है, और तरुण ऋण योजना के अंतर्गत 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के ऋण का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाती है तो उसके मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को कितनी राशि का सहायता दिया जाता है। 2 लाख रुपए तक की राशि का सहायता दिया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 50 वर्ष तक का है। सुकन्या समृद्धि योजना कब चालू किया गया था। 22 जनवरी 2015 को। नाबार्ड द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2022-23 हेतु धान की अधिप्राप्ति के लिए कितने करोड़ की जो सहायता राशि स्वीकृत की गई है। 6,000 करोड़, ऑप्शन बी। नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 के अंत तक कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। 2.99 लाख, लगभग 3 लाख। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने कृषक क्लब कार्यरत हैं। 700, ऑप्शन बी। वर्तमान में प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि सहकारी समिति है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति हैं। तो इन समितियों में कुल कितने कृषक सदस्य हैं। इनमें टोटल 29.05 लाख, ऑप्शन डी, है ना, 29.05 लाख। राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कितने प्रतिशत ब्याज की दर से अल्पकालिक कृषि ऋण दिया जाता है। तो अल्पकालिक कृषि ऋण 0% से दिया जाता है, और सब कब से शुरू किया गया था 0% के लिए 1 अप्रैल 2014 से 1/4/2014 से ये जो ब्याज दिया जाता है 0% का, याद रखेंगे। राज्य में कृषकों को प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से ब्याज मुक्त अल्पकालिक कृषि ऋण कब से उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी जस्ट मैंने बताया 1 अप्रैल 2014। प्रदेश में कार्यरत 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियों के कुल कितने उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान का उपार्जन कार्य किया जा रहा है। तो उपार्जन केंद्र है 2311।
तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, जैसा ऑनलाइन क्लास सर्च करके आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम में भी हम हैं, फेसबुक में भी हम हैं, और प्ले स्टोर से भी आप जैसा ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इन सब जगहों पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।